Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Ibrahim. Today the topic of discussion is dry friction and fluid friction. आज हम देखेंगे कि हमारे पास ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी कोई फोर्स किसी डायरेक्शन में अमल कर रही होती है तो उसको जो भी चीज़ रोक रही होती है वो उसमें एज ए फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जब हम गाड़ी पे मूव कर रहे होते हैं तो आगे से हवा जो है वो उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही होती है, वो भी एक फ्रिक्शन फोर्स के तौर पे अमल कर रही होती है। उसके साथ रोड के साथ टायर जो मूव कर रहे होते हैं, मतलब रोड के ऊपर, तो टायर और सड़क के दरमियान जो होता है वो भी एक फ्रिक्शन होती है। टायर रोड भी जो होता है टायर्स के ज़रिए फ्रिक्शन का बायस बनते हैं और गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन में चीज़ें आती हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास ड्राई फ्रिक्शन क्या आता है और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ड्राई फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमने लिखी है। ड्राई फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोज वन सॉलिड सरफेस स्लाइडिंग अक्रॉस एन अदर सॉलिड सरफेस। मतलब ड्राई फ्रिक्शन जो है, सबसे पहले हमने ये बात अपने माइंड में बिठानी है कि ड्राई फ्रिक्शन जो है दो सॉलिड्स के दरमियान होगी। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोज वन सॉलिड, जो किसी एक सॉलिड को क्या करती है, अपोज करती है, उसके मुखालिफ चलती है। सरफेस स्लाइडिंग, जो दूसरी सरफेस इसके ऊपर चल रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक गाड़ी जो है कोई भी मूव कर रही है। ठीक है, तो जब इसके अंदर कौन सी फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन हम किसको नाम देंगे कि टायरों के दरमियान और जो सड़क के दरमियान गाड़ी आगे मूव कर रही है और रोड उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या उसके ऊपर मूव कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान, टायरों के दरमियान और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है, ये ड्राई फ्रिक्शन की एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टायर भी हमारे पास सॉलिड है और रोड भी हमारे पास सॉलिड है, तो जो दो सर्फेसिस के दरमियान, दो सॉलिड सर्फेसिस के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ द रेजिस्टेंट टू एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसके फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ द रेजिस्टेंट बोलते हैं जो रुकावट बने। ठीक है, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रुकावट, उसके रास्ते में रुकावट अगर कोई चीज़ बनती है किसके ज़रिए, थ्रू अ लिक्विड, चाहे वो लिक्विड की शक्ल में हो या गैस की शक्ल में हो, तो उस तरह की फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल अब में से कोई चीज़ समुंदर पे गया हो या नदी नाले में, जहाँ जहाँ पे हम जा सकते हैं इजीली, अगर हम उसके अंदर वॉक करें तो जब हम पानी में आगे चलने की कोशिश करते हैं तो पानी हमें रोकने की कोशिश करता है। तो जो पानी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है हमें रोकने की कि हम आगे मूव ना करें, वो फ्लूइड फ्रिक्शन की फॉर्म में आता है। इसमें यहाँ पे एक बात काबिल गौर ये भी है कि लिक्विड और गैसेस दोनों इसके लिए यूज़ होती है। तो ऐसी फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी को रोके, जो किसी भी बॉडी को करे, बॉडी की जो मोशन है उसको रेजिस्ट करे, रोके, किसके ज़रिए, कौन कौन से चैनल हो सकते हैं, लिक्विड के ज़रिए रोके या गैस के ज़रिए रोके, जिसे हम वाह के ज़रिए कहते हैं। तो उस तरह की जो फ्रिक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन अ मोशन इज़ अकरिंग इन अ लिक्विड, जब हमारे पास कोई भी मोशन लिक्विड में हो रही हो, तो अगर उसको कोई चीज़ हवा की शक्ल में या लिक्विड की शक्ल में अगर उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने ये देखनी है कि लिक्विड और गैस, यहाँ पे हमने इन दोनों का क्यों नाम लिया, हालांकि हमने यहाँ पे सॉलिड की बात की है और यहाँ पे हमने बात की है कि लिक्विड और गैस दोनों, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसमें मेन वजह हम ये लेते हैं कि गैस और जो लिक्विड होता है इन दोनों के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं हमारे पास होती। ठीक है, इनको जिस बर्तन में या जिस चीज़ में डालनी है उसकी शक्ल में रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इसी तरह तब अगर लिक्विड या गैस किसी भी बॉडी की मोशन के अंदर रेजिस्टेंस बने या उसे रोकने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या होता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन के तौर पे आता है। इसकी एग्जांपल हम अब जो कह सकते हैं, शीप, जो हमारे पास बोट्स होती हैं, ठीक है, जो शिप्स होती हैं हमारे पास, जब वो समुद्र के अंदर मूव करती हैं तो पानी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो वो वाली जो फोर्स होगी वो फ्लूइड फ्रिक्शन के तौर पे आएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो है, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन हमारे पास हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी क्या हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन को देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे पास ये है, द टोटल फ्रिक्शन दैट कैन बी डेवलप। कोई भी बॉडी हमारे पास पड़ी उसके ऊपर जितनी भी टोटल फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद होती है, उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करती। ठीक है, उसके ऊपर बेस नहीं करती। ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की, ऑफ द एरिया इन कॉन्टैक्ट के, मतलब जो भी हमारे पास फ्रिक्शन है वो किसी भी बॉडी के ऊपर जब अगर अप्लाई हो रही है तो वो उसके
एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये एक जिस्म पड़ा है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर एक ये मास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो फ्रिक्शन फोर्स एफ है वो इस बॉडी की और इस बॉडी की जो जिस एरिया के ऊपर ये अप्लाई हो रहे हैं, जितने एरिया के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि एरिया कम है तो ये कम होगी, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इसके बरक्स ये कम मास ले लेते हैं और उसके ऊपर एक ये मास माल ले लेते हैं, तो इसका और इसके दरमियान जो हमारे पास एरिया है, उसकी जो हमारे पास जो इन कॉन्टैक्ट एरिया जिसके जो अंडर ऑब्जर्वेशन एरिया, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। द टोटल फ्रिक्शन डैट कैन बी डिवेल्प्ड, कोई भी जो टोटल फोर्स है फ्रिक्शन की, इज़ इंडिपेंडेंट, आज़ाद होती है, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट, जितने एरिया के ऊपर दोनों मासेज एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं उसके एरिया से आज़ाद होती है, कि इसके एरिया और इसके एरिया से का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो फ्रिक्शन फोर्स है इससे आज़ाद है। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हमारे पास है द टोटल फ्रिक्शन, द टोटल, जी हम बात कर रहे थे कि जब से पहले हमने ये बात की, इसके पहले ये लफ्ज़ लहदा है, इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इन लहदा है और कॉन्टैक्ट लहदा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द टोटल फ्रिक्शन डैट कैन बी डिवेल्प इज़ प्रोपोर्शनल, कि हमारे पास जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्स है जो हम उसके ऊपर, जिसकी जो बॉडी के ऊपर लग रही है, या जो फोर्स लगने की वजह से जो भी फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स डैट कैन बी डिवेल्प इज़ प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होती है, जो भी हमारे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, ट्रांसमिटेड जो पैदा होती है अक्रॉस द सरफेस कॉन्टैक्ट के। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमारे पास कैसे पैदा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका वेट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, जिसका वेट हम डब्ल्यू लेते हैं, और इस डब्ल्यू के एक बरक्स एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ अमल कर रही होगी, जिसे हम किसका नाम देते हैं, नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये अब बताने का मकसद ये है कि जो ये एन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, जो भी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी, जब हम इसको इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसके मुकाबले में एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी, वो वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस एन के, जो हमने नॉर्मल फोर्स जिसको बता रहे हैं, उसके प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास एरिया इन कॉन्टैक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे हम इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, एरिया के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का इन कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर दोनों बॉडीज़ के कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका वो प्रोपोर्शनल किसके आएगा, या उसका रिलेशन किसके साथ हमारे पास है, वो इस वेट के ब्रक्स एक फोर्स एन जिसे हम नॉर्मल फोर्स देते हैं उसके साथ उसके प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको, ये प्रोपोर्शनल साइन है, अगर हम इसको ख़त्म करें तो यहाँ पे हम एक म्यू देते हैं, और म्यू यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास इसके इक्वल आता है, एफ इज़ इक्वल टू म्यू एन। एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और एफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। इसके साथ इसका एक तीसरा पॉइंट है, हम उसको भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है, फॉर लो वेलोसिटीज़, फॉर लो वेलोसिटीज़ टोटल अमाउंट, फॉर लो वेलोसिटीज़ टोटल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स, total force of frictional force is independent, total force is independent of velocity, कि वो वाली ऐसी वेलोसिटीज़ जो बिल्कुल लो हों, बहुत कम वेलोसिटीज़ हों, उनके लिए हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती वेलोसिटीज़ के ऊपर। कहने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल एक भारी पत्थर पड़ा हुआ है, ये भारी वेट पड़ा हुआ है हमारे पास, एक आदमी इसको उठाने की कोशिश करता है, बस वो हल्का सा मतलब माइनर सा ऐसे ज़रा सा उठाता है और फिर वैसे ही नीचे गिरा देता है, ठीक है, और गिरता भी वहीं पर, मतलब उसकी ना पोजिशन में फ़र्क आ रहा है ना उसकी जगह में फ़र्क है। तो अगर किसी चीज़ में हल्का सा ऐसे खलल आए फिर भी वही वहीं पर ही रुक जाए, तो इस तरह इसका
मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई वेलोसिटी पैदा नहीं हुई। तो इसके लिए इस तरह की जो बॉडी होगी उस सूरत में भी हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब फ्री ऑफ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो हमने इसमें देखा है कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, और अब फिर हमने देखा है कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होते हैं। वो 3 लॉ हैं। पहले हमारे पास एरिया के रिलेटेड है, दूसरा लॉ हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का है, और तीसरा लॉ हमारे पास ये है कि अगर कोई जिस्म जो है, कोई बॉडी जो है, उसके ऊपर बिल्कुल मतलब उसके अंदर हरकत आए ही ना, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल माइनर सी हो और बहुत लो वेलोसिटी हो, तो उसके ऊपर भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, उससे आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।